Hello everyone, how are you? I hope you all are good. फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मैथ्यू एंड नोल्ड की सेकंड पार्ट से। प्रीवियस क्लास में फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 तक कवर किए थे। सो क्लास 10 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। विदाउट पोएट्री आवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट एंड मोर ऑफ व्हाट नाउ पासिस विद अस फॉर रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाय पोएट्री। इस क्वेश्चन में पोएट्री के इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि विदाउट पोएट्री जो साइंस है वो इनकम्प्लीट है और जो रिलीजन और जो फिलोसफी है उसको रिप्लेस किया जाएगा पोएट्री के द्वारा। सो द वो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो जो लाइन्स हैं किस वर्क से नोट के ली गई है? द स्टडी ऑफ पोएट्री 1880, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, कल्चर एंड अनार्की, स्टैंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्र्यूज। फ्रेंड्स, जो स्टडी ऑफ पोएट्री है ये 1880 में पब्लिश हुई थी, पब्लिश 1880 में, और जो ये रिटर्न हुई थी इसको राइट किया गया था 1879 में। और स्टडी ऑफ पोएट्री को इंक्लूड किया गया था, जो इसको इंक्लूड किया गया वो किया गया था एसे इन क्रिटिसिज्म में, एसेज इन क्रिटिसिज्म। पहले पार्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो एसे इन क्रिटिसिज्म है ये इसके दो पार्ट में अर्नोल्ड ने पब्लिश किया था। जो पहला पार्ट आया था वो आया था 1865 में, ये था फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट आया था फ्रेंड्स वो आया था 1888 में। तो जो द स्टडी ऑफ पोएट्री है ये 188 वाले पार्ट में इंक्लूड किया गया था। सेकंड, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ये जो फर्स्ट पार्ट था एसे इन क्रिटिसिज्म का उसमें ये इंक्लूड किया गया था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। थर्ड, कल्चर एंड अनार्की, स्टैंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्र्यूज, ये 1852 और 1869 में पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ पोएट्री 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has said about Milton that he is our first great artist in style, our first great master in grand style? The answer will be Matthew Arnold. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन के बारे में जो बात बताई गई है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताई थी कि ये फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट स्टाइल में और फर्स्ट ग्रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोसाइटी डज अर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड अनार्की? कल्चर एंड अनार्की 1869 का वर्क है और उसमें 3 से 4 टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा दी गई है, जिनमें बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स, फोल पॉपुलेश, हार्बेरिज्म भी आपको मिलेगा। सो गाइस, पॉपुलेश, फिलिस्टीन, बारबेरियन में जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जिस क्लास में स्वयं को रखा था वो था फिलिस्टीन्स। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which figure of speech is used in following line, for we are like all swimmers in the sea? सबसे पहले इस लाइन्स को देख लेते हैं फ्रेंड कि जो फोर वी आर लाइक ऑल स्विमर्स इन द सी है, ये जो लाइन्स है ये सोहराब एंड रुस्तम जो उनका वर्क है, सोहराब एंड रुस्तम, ये वर्क जो आया था फ्रेंड ये आया था 1853 में। दोबारा से मैं इसको क्लियर करता हूँ फ्रेंड, एक सेकेंड। यहाँ से सोहराब एंड रुस्तम 1853 में ये वर्क आया था। उसकी इम्पोर्टेंट लाइन है, फोर वी आर लाइक ऑल स्विमर्स इन द सी।
तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या फिर मेटोनमी। फ्रेंड आपने पढ़ा भी होगा कि जिन फिगर ऑफ स्पीच में या जिस सेंटेंस में लाइक या एज हो उसमें सिमिली होता है। द आंसर विल बी ए सिमिली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच में, इसलिए मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ। सिमिली फ्रेंड हिंदी में अर्थ होता है उपमा, जिसमें लाइक या एज का प्रयोग करके दो चीज़ों की तुलना की जाती है, अर्थात एक चीज़ दूसरे के जैसे होती है। जैसे आप कह सकते हो ए इज लाइक बी, ए बी के समान है या फिर ए बी के जैसा है। सेंटेंस में देख लेते हैं, ही इज एज ब्रेव एज ए लायन, वह शेर के समान बहादुर है। लायन की जो कंपैरिजन हुई है वो ब्रेव से हुई है, यानी कि शेर के समान बहादुर है। उसी प्रकार हिज बेबीज फेस इज लाइक मून, उसके बेबी का जो फेस है वो मून के समान है। तो फेस में और मून में जो कंपैरिजन हुई है, और उस कंपैरिजन को कौन सा वर्ड कर रहा है, लाइक या फिर एज। तो जहां भी लाइक हो एज हो तो आप वहां पे सिमिली लगाओगे। नेक्स्ट, हर स्माइल इज लाइक सनशाइन। अब जो सनशाइन की जो तुलना की गई है वो तुलना की गई है स्माइल से। तो स्माइल और सनशाइन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आता है लाइक या एज। जहां भी ये स्ट्रक्चर दिखे तो आपको वहां पे सिमिली लगाना है। मेटाफर, मेटाफर का हिंदी अर्थ रूपक होता है, यह सीधी तुलना करता है तथा साथ ही इसमें लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात रूपक एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही कह देता है। कैसे? सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि इसमें लाइक या एज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जनरली अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो तुलना सिमिली में भी होती है और मेटाफर में भी होती है। लेकिन जब आप सिमिली को बनाओगे तो सिमिली में लाइक या एज का प्रयोग करोगे, लेकिन मेटाफर में लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सीधी तुलना करता है, मतलब कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह देता है। जैसे ए बी है, ऐसे नहीं बोला कि ए बी के समान है या ए बी के जैसा है, ए बी है। उसी प्रकार ही इज ए लॉयन ऑन द बैटलफील्ड, वह बैटलफील्ड में एक शेर है। ऐसी द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जो संसार एक स्टेज है, वर्ल्ड एक स्टेज है। ऐसे ही हर स्माइल इज सनशाइन, कि उसकी जो स्माइल है वो सनशाइन है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सिमिली और मेटाफर को। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी अर्थ मानवीकरण होता है। जब निर्जीव वस्तुओं या जानवरों को मानव गुण दे दिए जाएं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, अर्थात जब किसी वस्तु या जानवर को मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाया जाए। जब जैसे कि द सन स्माइल्ड एट मी। अब जो सूरज है वो, उसके एक मानवीय गुण है क्या, हंसना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, क्योंकि सूरज के पास व्यक्तियों के समान मुस्कुराने की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ उसे इंसान के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टार्स डांस इन द स्काई। तो डांस कौन करते हैं, इनडायरेक्ट जो लिविंग होती है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इंसान होते हैं वो डांस करते हैं, लेकिन जो स्टार्स है वो डांस कर रहे हैं स्काई में। तो ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। उसी प्रकार टाइम वेट्स फॉर नो वन, ये भी पर्सोनिफिकेशन होगा, कि जो वेट किया जाता है, यहाँ पे सेंटेंस में टाइम के द्वारा वेट किया जाता है, लेकिन टाइम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो विशेषता बता रहा है एक ह्यूमन की। तो टाइम वेट्स फॉर नो वन, पर्सोनिफिकेशन। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो विस्पर्ड होगी विंड, थ्रू द ट्रीज, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन होगा। आई होप यू ऑल आर गेट दिस कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मेटोनमी। मेटोनमी का हिंदी अर्थ होता है लक्षण अलंकार,
इस अलंकार में किसी वस्तु या अवधारणा को उसके वास्तविक नाम या अर्थ के बजाय उसे निकटता से जुड़े किसी अन्य शब्द या वाक्यांश से बदल दिया जाता है। जैसे जब हम यह बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश ने इस पर आपत्ति जताई है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से अर्थ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है। मेटोनमी जैसे कि डेफिनेशन आपने देखी है, वास्तविक अर्थ के बजाय उसकी निकटता से जुड़े किसी शब्द या वाक्यांश में बदल दिया जाता है। जैसे जैसे हमने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश ने इस पर आपत्ति जताई है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो अर्थ है वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है। ऐसे ही द क्राउन विल डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल, इसका अर्थ क्या होगा? क्राउन से जो अर्थ है ये है कि जो राजा है वो लोगों के भाग्य को निश्चित करेगा। तो क्राउन से जो समीप वर्ड है वो है राजा। राजा लोगों के भाग्य को निश्चित करेगा। सो द फिगर ऑफ स्पीच विल बी मेटोनमी। नेक्स्ट ही रीड्स शेक्सपियर। शेक्सपियर का मतलब यहाँ से शेक्सपियर की जो बुक्स हैं, जो उनकी कंपोजिशंस हैं, जो वर्क्स हैं, उससे मतलब है। तो जो शेक्सपियर के समीप क्या वर्ड होगा? उनकी बुक्स होगी, उनकी कंपोजिशंस होगी, तो वो मेटोनमी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, सैनिक टोकी। सैनिक टोकी अंश अलंकार होता है। डेफिनेशन, जिस अलंकार में किसी पूरे ऑब्जेक्ट से किसी भाग या अंश को लिया जाए या किसी भाग या अंश से किसी पूरे ऑब्जेक्ट को लिया जाए। जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी टोटल से, कि एक बड़े टोटल से या कोई संपूर्ण चीज से कोई अंश लिया जाए, या फिर कुछ अंश से संपूर्ण कोई चीज लिया जाए, वो होता है अंश अलंकार। जैसे पार्ट टू होल और होल टू पार्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल हैंड्स ऑन डेक। यहाँ हैंड्स क्या है? हैंड्स एक अंश है, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्ट टू होल चले गए। हैंड्स का मतलब होगा सेलर्स, क्योंकि डेक वो होता है जो जहाज का कह सकते हो डेक, फ्लोर। तो सेलर्स करेंगे उस काम को, ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो जो हैंड्स होगा वो अंश हो गया और सेलर्स हो गया एक टोटल हो गया, तो पार्ट टू होल, ऑल हैंड्स। नेक्स्ट, इंडिया वन द मैच। इंडिया पूरा एक कंट्री हो गया, हमारा भारत, इंडिया वन द मैच। लेकिन यहाँ से पूरा भारत तो जीतेगा नहीं ना। अब होगा क्या? इंडिया इंडिया इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन फुटबॉल टीम या कुछ भी स्पेशली कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया होल टू पार्ट। नेक्स्ट, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड। माउथ्स मीन पीपल, ये भी माउथ हो गया एक पार्ट और पीपल हो गया होल, तो पार्ट टू होल ये हो गया स्निक डोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स इन सोराब एंड रुस्तम एन एपिसोड। सोराब एंड रुस्तम, ये फ्रेंड मैंने बताया था कि 1853 में पब्लिश हुई थी। और जो इसमें क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसमें पूछा गया है कि रुस्तम के घोड़े का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, रुक्स, सोराब, शाहनामा, फिरदौसी। जो रुस्तम के घोड़े का नाम था वो था रुक्स। द आंसर विल बी ए। जो सोहराब है, सोहराब जो है सन है किसके? रुस्तम के, क्योंकि जो सन ऑफ रुस्तम। और शाहनामा इसका सोर्स है, आपने पढ़ा भी होगा, इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो फिरदौसी है। जो फिरदौसी की जो कंपोजिशन है शाहनामा, उसका ये सोर्स है सोहराब एंड रुस्तम। सो द आंसर विल बी ए रुक्स। थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में और बताऊं फ्रेंड्स, जो रुस्तम है ये पर्शियन लीडर है। और जो सोहराब है ये टार्टर्स लीडर है।
टार्टर्स लीडर। सो उन दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि एक पर्शियन की तरफ से लड़ाई करता है और एक टार्टर्स की तरफ से लड़ाई करता है। सो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि रुस्तम के द्वारा सोहराब की डेथ हो जाती है। तो एक बड़ा ही पोइनेंट इंसिडेंट होता है सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता दिए, ऊपर भी बताया था कि जो पब्लिश हुआ था वो 1853 में हुआ था। सोहराब जो है वो सन है रुस्तम के, रुस्तम का जो घोड़ा है वो रुक्स है, और जो उसका सोर्स है वो है फिरदौसी का शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल and fight where ignorant armies clash by night. Which poem of Matthew Arnold has about these beautiful lines? जो लाइन दी गई है फ्रेंड, ये किस वर्क से ली गई है? क्रोमवेल, एलरिक एट रोम, मेमोरियल वर्सेस डोवर बीच। जो फ्रेंड क्रोमवेल है ये 1843 का वर्क है अर्नोल्ड का। एलरिक एट रोम 1840 का है, जो जब ये रग्बी में पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने इसको कंपोज किया था। मेमोरियल वर्सेस ये 1850 में लिखा गया था, और ये जो लिखा गया था मेमोरियल वर्सेस वो वर्ड्सवर्थ और बायरन और गोथ के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। जो डोवर बीच है फ्रेंड, डोवर बीच आई थी इनकी 1867 में, जो कंसर्न करती है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Explanation: Dover Beach 1867 is an elegy on the loss of religious faith because the religious faith is decreasing and materialism is growing due to science. The poet tries to find consolation in true love. Guys, जो आपका एलटी का जो सिलेबस है ना, एलटी जो अभी फॉर्म भरा भी होगा आपने, एलटी इंग्लिश, उसमें अर्नोल्ड से दो वर्क हैं अर्नोल्ड की पोएट्री से। एक तो है उसमें डोवर बीच, और सेकंड है मेमोरियल वर्सेस। ये दोनों ही मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, पॉपुलर लाइन को देख लेते हैं। ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain. सो फ्रेंड्स, दिखाया गया है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक टेस्ट जो बढ़ता जा रहा है पीपल का, उसमें ना ही कोई जॉय है ना ही कोई लव है। तो इसी पैसे मिस अप्रोच को कंसर्न किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने डोवर बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड लूज टुमारो द ग्राउंड वन टुडे, एंड लूज टुमारो द ग्राउंड वन टुडे, द बोलाइन आर टेकन फ्रॉम रग्बी चैपल, थायरेसिस, द स्कॉलर जिप्सी, डोवर बीच। द आंसर विल बी सी, द स्कॉलर जिप्सी। Next question. What is the course of the life of mortal man on earth? Striving blindly, achieving nothing, and then they die, perish. फ्रेंड, जो ये लाइन्स ली गई हैं ये ली गई हैं रग्बी चैपल से। रग्बी चैपल आपने पढ़ा भी होगा पार्ट 1 में कि ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड के जो फादर थे डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड, उनकी डेथ पे ये रग्बी चैपल को कंपोज किया गया था अर्नोल्ड के द्वारा, तो उसी से ये लाइन ली गई है। द आंसर विल बी ए, रग्बी चैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, दिस लाइन अपीयर्स। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन और सेल्फ ऑनर्ड फ्रेंड्स ये शेक्सपियर से ली गई है। जो शेक्सपियर है ये 1849 में पब्लिश हुई थी। जो उनकी जो पहला वर्क था मैथ्यू आर्नोल्ड का द स्ट्रेट रिवेलर, उसमें पब्लिश की गई थी शेक्सपियर।
द आंसर विल बी ए शेक्सपियर। स्विट्जरलैंड भी इनका एक वर्क है अर्नोल्ड का, और गाइस्ट ग्रेव भी इनका एक वर्क है, और मोरालिटी भी है। स्विट्जरलैंड एक सीरीज है पोएम्स की जिसका टाइटल है स्विट्जरलैंड। दीज पोएम्स रिफ्लेक्ट ऑन थीम्स ऑफ लव, आइसोलेशन, द ह्यूमन कंडीशन एंड इंक्लूड मीटिंग एंड पार्टिंग विच वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1852 में। और जो गाइस्ट ग्रेव है फ्रेंड, ये एक मोurnful एलिजी है, एक ट्रिब्यूट है अर्नोल्ड का जो पेट जिसका नाम था डेक्शन गाइस्ट, ये एक डॉग का नाम है, डेक्शन गाइस्ट। ठीक है फ्रेंड। मोरालिटी पब्लिश हुई थी 1852 में, जो एक्सप्लोर करती है ह्यूमन स्ट्रगल को फॉर सेल्फ कंट्रोल एंड इथिकल लिविंग अगेंस्ट ए बैकड्रॉप ऑफ डाउट एंड मिस्ट्री। नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड इज ए सिक्वल ऑफ कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की का जो सिक्वल है वो क्या है? स्कॉलर जिप्सी है, फ्रेंडशिप्स गारलैंड, और बीच या मेमोरियल वर्सेज। सो फ्रेंड द आंसर विल बी बी, फ्रेंडशिप्स गारलैंड। ये जो वर्क था अर्नोल्ड का, ये सैटराइज करता है एंड रिफॉर्म द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड को। अर्नोल्ड यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू क्रिटिक ब्रिटिश सोसाइटी, expanding on his earlier arguments in Culture and Anarchy about the need for moral and cultural development in England. सो फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप गार्लैंड रिफॉर्म करता है ग्रेट मिडिल क्लास को, और ह्यूमर और आयरनी और सैटायर वे में करता है, क्रिटिक करता है ब्रिटिश सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, इन विच वर्क इज दिस स्टेटमेंट गिवन बाय अर्नोल्ड। तो जो ये लाइन्स है फ्रेंड, ये स्टडी ऑफ पोएट्री जो 1879 में लिखी गई थी, पब्लिश की गई थी 1880 में, और इंक्लूड की गई थी ये जो एसेज इन क्रिटिसिज्म था उसमें इंक्लूड की गई थी, जो एसे इन क्रिटिसिज्म की जो सेकंड सीरीज थी 1888 वाली, और 1865 वाली में इंक्लूड किया गया था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम को, और जो सेकंड सीरीज थी 1888 उसमें स्टडी ऑफ पोएट्री को इंक्लूड कर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड हैज दीज ब्यूटीफुल फॉलोइंग लाइन्स, wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head, like these on earth I wait forlorn। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, बहुत पूछी जा चुकी है एग्जाम में। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न, जो ये लाइन्स है ये है स्टैंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्यूज 1852 में, क्योंकि 1851 में जब शादी हुई थी मैथ्यू अर्नोल्ड की 1851 में, और तो अपने वाइफ के साथ जा रहे होते हैं, तो ये जो चार्ट्रूज जा रहे होते हैं और वहाँ पे इसके कंपोज करते हैं, और तभी ये लाइन्स को, ये जो उनकी फेमस लाइन है इन स्टैंजा इस पोएम की। टू मार्गरेट 1852 का वर्क है, एम्पेडोकल सोनेट 1952, मैरोपे ट्रेजेडी 1858। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार इज द फ्रेज ऑफ अर्नोल्ड, लाइन्स रिटन इन किंगस्टन गार्डन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अबव फ्रेज। सबसे पहले तो जो ये लाइन है मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार, ये जो एक फ्रेज है जो ली गई है लाइन्स रिटन इन किंगस्टन गार्डन से, और जो ये क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है एक परफेक्ट पीस को जो एग्जिस्ट करते हैं एक नेचुरल वर्ल्ड में, विच वाज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड कैन नॉट बी करप्टेड बाय देम। मार होता है फ्रेंड्स स्पॉइल करना किसी चीज को, तो जैसे दिया गया है कि मैन डिड नॉट मेक, इंसान नहीं बना सकता और न इसको नष्ट कर सकता। सो द आंसर विल बी ए, it suggests that perfect peace exists in the natural world which was not created by humans and cannot be corrupted by them। सो फ्रेंड्स, पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया मैथ्यू अर्नोल्ड का। मैथ्यू अर्नोल्ड एक इम्पोर्टेंट राइटर है, तो कुछ क्वेश्चन अभी भी इसके इनकम्प्लीट है, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो मैं पार्ट 3 में बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111।